हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023। सो दिस इज द मार्च। सो हम कर रहे हैं मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, और दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो पार्ट 1 आई होप सो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो हम बढ़ते हैं पार्ट सेकंड के अंदर। इसके अंदर भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो ऑल इंडिया लेवल के क्वेश्चंस है, बेसिकली इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हम जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे महाराष्ट्र का कोई एग्जाम हुआ या तेलंगाना का एग्जाम हुआ, तो जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनको मैं नहीं करता हूँ। यहाँ पर हम करते हैं सिर्फ ऑल इंडिया, मतलब जो देश के किसी भी राज्य का कोई एग्जाम होगा तो वहाँ पर वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी होते हैं, मिक्स कर रखे हैं मैंने। करंट अफेयर, आपके जीएस के क्वेश्चन, ये सारे हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे हम नरेगा के नाम से जानते हैं, वॉज रीनेम्ड एज, रीनेम किसके नाम पर, मतलब इसको रीनेम किया गया, ये रीनेम किया गया है महात्मा गांधी जी के नाम पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दिस क्वेश्चन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। ठीक है, अब इसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 1/1 के तहत, एक अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंदर द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोटिफिकेशन निकाला गया था 2 अक्टूबर 2009 को। तो बेसिकली अगर जो हम ये पूछा जाए कि ये जो रीनेमिंग है बेसिकली नरेगा से नरेगा से ये मनरेगा कब बना। ठीक है, तो ये बेसिकली टाइम पीरियड था 2009 का। ठीक है, अब ये होता क्या है बेसिकली नरेगा टू मनरेगा, ये एक इंडियन लेबर लॉ के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गारंटी प्रोवाइड करना। बेसिकली दिस कम्स अंडर द राइट टू वर्क, मतलब काम करने का अधिकार। अब इसके अंदर ये गारंटी दी गई कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो देखिए ये जो मनरेगा और नरेगा है, ये दोनों चीज़ें बेसिकली एक ही चीज़ है। ये चीज़ जो है एप्लीकेबल है इन द रूरल एरियाज के अंदर, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर ये एप्लीकेबल है, नॉट इन द अर्बन एरियाज। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि अर्बन एरियाज के अंदर एप्लीकेबल है या फिर रूरल में। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द रूरल एरियाज। ठीक है, क्योंकि नाम में ही आपको दिख रहा है रूरल लिखा हुआ है। राइट टू वर्क, जिसके अंदर 100 दिन की आपको वर्क मिलेगा, मतलब जो 365 दिन का टाइम पीरियड है एक साल का, उस 365 में 100 दिन की एक गारंटीड वर्क दिया जाएगा आपको। कि अब वर्क वो कैसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको वीडियो बना दिया गांव के अंदर, नहीं, बट जो भी वहाँ पर विकास से काम चल रहे होंगे वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ पर काम मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। बी आर अम्बेडकर की बात करें तो बी आर अम्बेडकर जो है ही इज़ द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, एक तरीके से कहा जाए। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ड्राफ्ट किया, बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे ये। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, ये सभी आप सभी को पता ही होगा। और इन्होंने आर्टिकल 32 को, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, मैंने आई थिंक लास्ट वीडियो में भी कवर किया था कि आर्टिकल 32 को इन्होंने कहा था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली क्या कहा था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह के पुकारा था, बेसिकली बताया था, संबोधित किया था आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 क्या है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, जब हम संविधान पढ़ते हैं उसमें आर्टिकल से आप रीड करते हैं तो आपको आर्टिकल 32 मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का नाम से। अब आर्टिकल 32, इससे चीज़ें आपको एक और चीज़ याद आती है, वो ये कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो रिट्स इशू करती है, ठीक है, रिट्स कब इशू करेगी, सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करती है जब किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो उसके खिलाफ जो है उसके अगेंस्ट में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपनी अपनी रिट्स जो है वो इशू करती हैं। तो वो रिट्स जो है वो इशू की जाती है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और रिट्स जो है हाई कोर्ट जो है वो इशू करता है आपका 226 आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो ये एक चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें यहाँ पर, आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी जो है हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, इनके टाइम पर नेशनल इमरजेंसी लगी थी, ये आपको पता ही होगा। ठीक, और फिर हम बात करें यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए इनके नाम पर, इंदिरा गांधी जी के नाम पर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कई बार सम टाइम एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक लास्ट ईयर, जिसमें दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम पूछा गया था कि दिल्ली के एयरपोर्ट का नाम जो है वो क्या नाम है, एक्चुअली फुल फॉर्म नेम ऑफ द एयरपोर्ट पूछा गया था। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो पहली बार ये रहे थे 3 दिनों के लिए,
हाँ 13 दिनों के लिए, 13 डेज के लिए, 13 डेज के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे। सेकंड टाइम ये 13 महीनों के लिए रहे थे, और फोर्थ टाइम जब रहे थे ये, तो ये फुल फ्लैश मतलब 5 साल के लिए ये अपना पूरा कार्यकाल इन्होंने कंप्लीट किया था। इनका जन्म दिवस जो है वो 25 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 25 ऑफ दिसंबर को हर साल हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो एक टनल है, अटल टनल, उसका भी उद्घाटन किया गया है, इन्हीं के नाम पर वो रखा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसरो कंडक्ट 200th consecutive successful launch of RH-200 साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम, देखिए ये RH-200 साउंडिंग रॉकेट जो है इसरो ने कहाँ से लॉन्च किया है, दैट इज द तुम्बा तिरुवनंतपुरम, दैट इज तुम्बा तिरुवनंतपुरम से ये लॉन्च किया गया है। और ये बेसिकली किसके टाइम पर लॉन्च किया गया था, यहाँ पर एक चीज़ पूछी जा सकती है, एट प्रेजेंट भारत के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। बट दिस इंसिडेंट, ये जो RH-200 साउंडिंग रॉकेट सिस्टम है, ये जब लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे रामनाथ कोविंद, ठीक है, कोविंद। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जो थे वो यहाँ पर विटनेस बने साथ में, जब इस टाइम पर ये लॉन्च हुआ था। और साथ में इनके कौन थे, इसरो के चेयरपर्सन, दैट इज एस सोमानाथ, ठीक है। कई बार आप लोगों को हो सकता है कि के सिवान नाम याद हो, बट के सिवान जो थे फॉर्मर चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे आपके इसरो के, बट वो रिटायर हो चुके हैं। उनके बाद एस सोमनाथ जो है वो उनका पदभार संभाला है इसरो के चेयरपर्सन का, ठीक है। अब जो ये तुम्बा प्लेस है, बेसिकली इसको कहा जाता है TERLS, ठीक है। TERLS क्या है, दिस इज द तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, समटाइम इट मे बी एज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, दैट इज द तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है। और इंडिया का राउंडिंग रॉकेट सिस्टम जो है वो जो लॉन्च किया गया, बेसिकली ये जो 200वां जो बेसिकली लॉन्च किया गया है, ये एक्चुअली यूज़ किया जाएगा फॉर द मेट्रोलॉजिकल पर्पस, या फिर हम बात करें मेट्रोलॉजिकल पर्पस के बारे में बात करें, या फिर आप कह सकते हैं इसे एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और बहुत सारी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर भी हम इस पर्टिकुलर जो रॉकेट है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम बात कर रहे हैं अगर थोड़ा सा इसरो के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसरो के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है कब, दैट इज 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की जाती है इसरो की। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर है। इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे इन द बेंगलोर। और इसे विक्रम साराभाई जो इसके फाउंडर थे उन्होंने इसको शुरुआत की थी। और इसरो की फुल फॉर्म भी समटाइम्स इन सम ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्जाम्स में कभी कभी पूछ ली जाती है, हालांकि कम आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, बट हाँ पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं। तो दैट इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस। एक क्वेश्चन आया था लोगो से रिलेटेड, उसमें पूछा गया था कि जो इसरो है, इसरो के जो लोगो है उसमें कौन से कलर्स का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कलर कॉम्बिनेशन आपसे पूछा गया था इसरो के लोगो के अंदर, सॉरी दैट इज इसरो के लोगो के अंदर कौन से कलर का कॉम्बिनेशन है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन है ऑरेंज एंड प्लस ब्लू। जो लोगो है वो ऑरेंज और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन से उसका लोगो डिजाइन किया गया है, लोगो बना है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी अभी रिसेंटली, आई थिंक फरवरी लास्ट में किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट स्पेस सेंटर्स हैं जहाँ से आपकी सैटेलाइट्स वगैरह सब लॉन्च की जाती है। G20 समिट 2023 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। देखिए G20 बेसिकली ये क्या है, G20 एक ग्रुप है दुनिया की, देखिए दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी देशों में से G20 वो देश हैं जिनकी इकोनॉमी टॉप 20 है, मतलब 1 to 20 जो टॉप कैटेगरी की इकोनॉमिक कंट्रीज हैं उन सबका ये समूह है। उसकी अध्यक्षता 2023 में कौन कर रहा है, अभी चल रही है। तो ये जाहिर सी बात है इसकी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इंडिया। सिंपल क्वेश्चन है, टेढ़ा बिल्कुल नहीं है इसमें। अब हम इस फोरम के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक प्राइमरी फोरम है
जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के बारे में बात करता है और ये कहता है कि बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है G20 इन शेप करने में। शेपिंग मतलब एक खाका तैयार करने में बेसिकली कहा जाए, इन शेपिंग स्ट्रेंथ करने में ग्लोबल गवर्नेंस या ग्लोबल आर्किटेक्ट को, ठीक है, आर्किटेक्ट मतलब एक तरीके से ग्लोबल परिवेश को बनाने में और उसको चलाने में। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, इसको आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि एक कोई इलाका है, ठीक है, दिस इज द प्लेस, यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग होंगे मतलब जिनके पास पैसा ज़्यादा होगा, तो उस पूरे इलाके में उनका थोड़ा सा मोनोपोली चलता है, जो वो कहते हैं, तो लगभग उसी तरीके उनके हिसाब से पूरा वो सोसाइटी या पूरा एरिया वो वर्क करता है। तो उसी तरीके से जो G20 के मेंबर्स हैं या देश है, तो ये 20 बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्रीज हैं, तो इनके हिसाब से ही बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी इनसे कम की है, तो उनको थोड़ा सा रन करना पड़ता है उनके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, समझने के लिए मैंने बात करी आपसे। अब देखिए ये जो सबमिट है G20, ये शुरू कब से हुआ है। देखिए G20 की होस्टिंग जो है वो अभी आपने मार्च में देखा होगा कि मार्च के महीने में बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया आ रहे हैं और उनकी मीटिंग चल रही है। बट ये जो पूरा सेशन है G20 की मीटिंग ना पूरा साल भर चलेगी, ऐसा नहीं है कि 10 दिन या 20 दिन का ये प्रोग्राम है। दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ द 1 ईयर, और ये शुरू होता है 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक ये पूरा सेशन चलेगा। पूरे साल भर की जो अध्यक्षता है G20 की, जितनी मीटिंग हुई वो सारी अब भारत के अंदर होगी, और इसके लिए प्लेस डिसाइड भी किया गया है। प्लेस है प्रगति मैदान। प्रगति मैदान, अभी प्रगति मैदान कहाँ पर है, ये आपका दिल्ली के अंदर है, ठीक है। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है, मैदान है, बहुत बड़ा प्लेस है जहाँ पर एग्जीबिशंस, फेयर्स, ये सब चीज़ें लगा करती हैं। जो लोग दिल्ली गए हैं या दिल्ली में रहते हैं तो उनको डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में पता ही होगा, ठीक है। तो इस प्लेस पर बेसिकली ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पूरे साल भर ये चीज़ें चलेंगी यहाँ पर। अब इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडक्टिंग बॉडी मतलब G20 तो हो रहा है, होस्ट इंडिया कर रहा है, बट इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है। ऑर्गेनाइज करने वाली जो बॉडी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब जब हम बात कर रहे हैं विदेश मंत्रालय की, तो विदेश मंत्रालय भारत का वो इस पूरी सबमिट को बेसिकली क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसकी सारी कब होना है, कब कहाँ जाना है, किसको क्या करना है, सब बेसिकली जो है ना इफ एंड बट्स वाली सारी चीज़ें वो इसके अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और भी पूछा जा सकता है, वो ये है कि इस बार का जो G20 सबमिट 2023 है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मोटो क्या है या उसका थीम क्या है। बेसिकली दो चीज़ें पूछी जा सकती है, उसका मोटो क्या है या उसका थीम क्या है, ठीक है। तो मोटो और थीम की बात करें तो मोटो तो बेसिकली क्या है, वासुदेव दैट इज द कुटुंबकम, ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम, दिस इज द मोटो। और थीम की बात करें या फिर देखिए वासुदेव कुटुंबकम, दिस इज द थीम और द मोटो। और एक और टर्म में भी कहा जा सकता है, और दूसरा टर्म है ये क्वेश्चन, ये वाली जो लाइन में आपको कोट कर रहा हूँ इस टाइम पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली किसी ना किसी में जरूर पूछी जाएगी। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये है आपकी थीम इस बार की 2023 G20 सबमिट जो कि इंडिया में हो रहा है। सो ये थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किसकी थीम है, एग्जाम में पक्का आने वाली है, किसी ना किसी एग्जाम के अंदर देखी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस G20 की कमिटीज़ के बारे में। मतलब कमिटी मतलब G20 के जो देश है इसके अंदर कौन कौन से देश आपके इंक्लूडेड है। मैं उनके नाम आपको शॉर्ट अल्फ़ाबेटिकली लिखता हूँ, साथ में प्रोनाउंस करता रहूँगा तो आप उनको सुन सकते हैं आसानी से। नोट करना चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर हम अल्फ़ाबेटिकली बात करें तो अर्जेंटीना आता है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चाइना, देन फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया आता है इसके अंदर, देन इटली भी आता है, ठीक है। साउथ कोरिया भी इसका पार्ट है, जापान पार्ट है इसका, मैक्सिको इज ऑल्सो द पार्ट, रशिया इसका पार्ट है, डेफिनेटली रशिया तो पार्ट होगा ही होगा, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करें यहाँ पर सऊदी अरब भी इसका पार्ट है, ठीक है। साउथ अफ्रीका भी इसका पार्ट है, टर्की भी इसका पार्ट है, एंड यूके लंदन एंड यूएस एंड प्लस साथ में यूरोपियन यूनियन के जो देश है वो भी इसका हिस्सा है, ठीक है। यूरोप में कई सारे छोटे छोटे देश हैं,
तो वो एक कम्प्लीटली यूरोपियन यूनियन का जो कंट्रीज हैं वो भी पार्ट है बेसिकली G20 का। ठीक है, तो दीज आर द कंट्रीज रिलेटेड विद दिस G20। ठीक है, तो इन देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो इंडिया आ रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री अहमदाबाद गए थे, तो जो क्रिकेट मैच हो रहा था तो उसकी ओपनिंग और उसके वहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इस तरीके के जो इवेंट्स हैं आपको देखने को मिलेंगे, और जो डेलीगेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जो उनको है विजिट कराई जा रही है। ठीक है, हालांकि मैं G20 जो समिट है 2023 इस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्या 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 चीज़ें हो रही हैं और कब कब कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करें, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इन विच कंट्री द गवर्नमेंट डिक्लेयर अ 90-डे इन्वायरमेंटल इमरजेंसी। अब देखिए, किस देश के अंदर 90 दिन का पर्यावरण इमरजेंसी या एनवायरमेंटल इमरजेंसी जो है पहली बार फर्स्ट क्वार्टर में लगाया गया था। फर्स्ट क्वार्टर, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। देखिए, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब हो गया आपका जो साल है वो 12 में डिवाइडेड है, 12 महीने होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब हो गया जनवरी टू मार्च। तो इस टाइम पर जो फर्स्ट क्वार्टर है, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर, इसमें ऑयल स्पिल मतलब ऑयल लीक हो गया। ठीक है, अब ये आपका हुआ था पेरू के अंदर। ठीक है, पेरू के अंदर ये होता है इंसिडेंट आपका जनवरी के अंदर, आई थिंक 22 जनवरी के आसपास की खबर है। 22 जनवरी 2022 में पेरू के पास में, मतलब यहाँ पर ये जो देश है यहाँ पर ऑयल स्पिल हो जाता है। अब इसके होने का कारण क्या था? दैट इज द बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इन टोंगो। जो टोंगो देश है उसके पास में एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसकी वजह से ये चीज़ होती है। ठीक है, जिसके अंदर लगभग 6000 बैरल 6000 बैरल जो ऑयल है वो क्या हो जाता है, बह जाता है किसमें, समुद्र की सतह पर। तो जब ऑयल है, जैसे आपको पता होगा कि ऑयल जब आप पानी के ऊपर डालते हैं तो वो डिजॉल्व नहीं होता पानी में, वो आपका तैरता रहता है बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। जब वो तैरता रहता है तो अंदर का जो इन्वायरमेंट है, मतलब जो उस जगह में जितना भी एक्वेटिक लाइफ है, चाहे प्लांट्स हो, फिशेज हो, बाकी जो एनिमल्स जो पानी में रह रहे हैं, उन सब की लाइफ के लिए क्या हो जाता है, डेंजर हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन वो पहुंच नहीं पाती, एक तरीके का बैरियर का काम करती है। ठीक है, सो दिस इज द एनवायरमेंटल इमरजेंसी जो कि पेरू के अंदर लगाया गया था। ठीक है, और पेरू कहाँ पर है? दिस इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न, दैट इज हम बात करें यहाँ पर साउथ अमेरिका का हिस्सा है। ये कंट्री आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका G20 से ही संबंधित है। तो देखिए इसमें पूछा गया है, इंडिया एज्यूम G20 प्रेसिडेंसी रिसेंटली। भाई जाहिर सी बात है 2023 की जो प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी दैट मीन्स अध्यक्षता। ठीक है, वो कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। उससे संबंधित दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि द ग्रुप डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कि इस ग्रुप के पास कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, मतलब कोई सचिवालय नहीं है, कोई सचिव नहीं है यहाँ पर इस ग्रुप का। ठीक है, मतलब इसका टाइम टू टाइम सचिव या प्रेसिडेंसी वो बदलती रहती है। ठीक है, मतलब तो ऐसा नहीं है कि भाई इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है। द प्रेसिडेंसी इज सपोज टू बी बाय द ट्रियोका। देखिए अब ट्रियोका का मतलब क्या हो गया, प्रीवियस, करंट एंड द इनकमिंग प्रेसिडेंसी। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो अभी कौन कर रहा है अध्यक्षता इसकी? इंडिया कर रहा है। ये आपका 2023 के अंदर था। ठीक है, 2022 में किसने करी थी अध्यक्षता? वो करी थी इंडोनेशिया ने। ठीक है, 2022 के अंदर। अब बाद में जब आगे वाला 2024 का होगा मान लो, ठीक है, जब कभी हो ये फ्यूचर में 24 में हो या 25 में, जब कभी हो ये, तो उस टाइम पर इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इस टाइम पर ये अध्यक्षता करेगा ब्राजील। 24 का अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील। ठीक है, तो ये एक त्रियोका सिस्टम पर इसकी अध्यक्षता डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो जिसमें प्रीवियस, करंट और फ्यूचर, मतलब जो इनकमिंग प्रेसिडेंसी करने वाला देश है उसके बेसिस पर इसको प्रेसिडेंसी सपोर्ट रहता है इस तरीके का। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी क्या है? करेक्ट है। ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी त्रियोका विल बी कंप्राइजेस ऑफ इंडोनेशिया, इंडिया एंड अर्जेंटीना। नहीं, देखिए भारत जब अध्यक्षता कर रहा है, मतलब भारत अध्यक्षता कब कर रहा है? जब ये मिड वाली कंडीशन आ जा रही है ना। अब ब्राजील है, उसके बाद कोई और देश होगा, तो वहाँ पर मिड की कंडीशन किसकी होगी? ब्राजील की होगी। तो यहाँ पर अर्जेंटीना नहीं है, यहाँ पर होगा ब्राजील। ब्राजील, ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। त्रियोका में जब इंडिया अध्यक्षता कर रहा है तो यहाँ पर ब्राजील है, ना कि अर्जेंटीना। तो ऑप्शन ए, यहाँ पर स्टेटमेंट 1A जो है वो करेक्ट है, बी गलत है। तो दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली वन स्टेटमेंट।
ठीक है, और बाकी जो डिटेल चीज़ें थी यहाँ पर क्वेश्चन की वो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर ली है। ओके, दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको प्रिंसली स्टेट पूछे गए हैं और आपके कौन कौन से रूलर्स वहाँ पर राज किया करते थे ये पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें, देखिए सबसे सिंपल आपको ऑप्शन दिख जाएगा ग्वालियर सिंधिया। आपको कुछ याद नहीं आता है तो आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ये नाम है ये इसी डायनेस्टी से हैं, नॉट डायनेस्टी, बेसिकली इसी एरिया से हैं, ग्वालियर से हैं वो, ठीक है। और वो कौन है आज की डेट में जो आपका सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो उड्डयन मंत्रालय है उसके मंत्री हैं सेंटर के अंदर, ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसी से आप याद कर लीजिए, ग्वालियर से संबंधित है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अब यहाँ पर तो आंसर तो शायद आपको आई थिंक डी का 2 है, तो डी का 2 तो ऑप्शन नहीं मिलेगा प्रॉपरली। चलिए हम बात करते हैं आगे। अब देखिए इंदौर की बात करते हैं, तो इंदौर के अंदर जो है वो होलकर रूलर्स जो है वो राज किया करते थे, ठीक है, होलकर। कालीकट जो है, कालीकट को एक और नाम से जाना जाता है आज के, देखिए एक टाइम पर तो कालीकट हुआ करता था और आज की डेट में करेक्ट सिनेरियो की हम बात करें तो यहाँ पर इसका नाम है कोझीकोडे प्लेस। कोझीकोडे जो जगह है उसको कालीकट कहा जाता था, ठीक है, पुराने टाइम पर। तो यहाँ पर जो राज होता था, यहाँ पर राज होता था जमोरिन्स का, जमोरिन्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर जो अब ये देखिए कालीकट या हो या कोझीकोडे है, ये आपके प्लेसेस कहाँ पर है, दीज आर द प्लेसेस इन द केरला। केरला के अंदर ये दोनों जगह हैं। यहाँ पर जो जमोरिन्स का जो रूल है ये आपके यहाँ पर इस टाइम पर फर्स्ट रूलर हुआ करते थे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और इनका रूल जो है लगभग 1124 से लेके 1805 तक लगभग इनका रूल चला था जमोरियंस का, कालीकट के अंदर, कालीकट या फिर कोझीकोडे के अंदर। नागपुर की बात करें तो नागपुर के अंदर भोसले रूल्स चलते थे, भोसले, नागपुर मराठा भोसले कहा जाता है, मिड ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर इनका रूल चलता था। और राघोजी फर्स्ट भोसले जो है वो फाउंडर थे भोसले एम्पायर के, बेसिकली कहा जाए या डायनेस्टी कहा जाए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए फर्स्ट का डी है, फर्स्ट का डी, और मीन्स ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who among the following considered as a political mentor of गांधी जी? देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो पॉलिटिकल मेंटर, पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो इन्होंने फाउंडेशन रखी थी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो फाउंडेशन है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने रखी थी। महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, इनकी बात करें तो इन्हें जस्टिस रानाडे के नाम से, जस्टिस रानाडे के नाम से इन्हें पॉपुलरली नोन ऐसे जाना जाता था। और इन्होंने दक्षिण, बेसिकली दक्षिण की बात करें, ठीक है, दक्षिण एजुकेशनल सोसाइटी की जो फाउंडेशन है वो इन्होंने ही रखी थी, महादेव गोविंद रानाडे ने, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, अब खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो इन्होंने फाउंडेशन रखी थी खुदाई खिदमतकार की फाउंडेशन रखी थी, कब रखी थी, दैट इज इन 1929 के अंदर, ठीक है। और ये एक एंटी कॉलोनियल नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट का पार्ट रहे हैं। और साथ में इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज द फ्रंटियर गांधी जी के नाम से भी, गांधी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये पहले नॉन यूरोपियन पर्सन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, दैट इज इन द नोबेल प्राइज मिला है इन द लिटरेचर, ठीक है। ये पहले नॉन यूरोपियन हैं जिन्हें लिटरेचर के अंदर मिला है, लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज इन्हें मिला है, ठीक है। और ये कब मिला था, दैट इज इन 1913 के अंदर, 1913 के अंदर। अब देखिए, और इन्हें गुरुदेव की उपाधि, मतलब गुरुदेव के नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर को। और गीतांजलि और जनगण मन, इस तरह की जो कई सारी रचनाएं हैं वो इनके द्वारा करी गई हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, गोपाल कृष्ण। द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, that is PISA 1996, extended the provision of panchayats to the tribal areas of 9 states that have 5th schedule के अंदर वो थे। Which one of the following is not included in this particular list? अब यहाँ पर हम अगर जो बात कर लें कि 5th schedule के अंदर जो 9 states थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे, तो सबसे पहले आपका
आंध्र प्रदेश आता है इसके अंदर, फिर आता है गुजरात, देन गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, एंड साथ में एमपी के साथ महाराष्ट्र है यहाँ पर, उड़ीसा है, एंड राजस्थान के साथ में तेलंगाना स्टेट है। तो ये 9 स्टेट जो हैं वो 5th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर पूछा है नॉट इंक्लूडेड, देखिए गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका नहीं है ना। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो मिल गया आपका ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। अब ये जो पीसा है, पीसा एक्सटेंशन जो है ये प्रोविजन करता है, जो पार्ट 9 है आपका पंचायत के अंदर जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं उसके एक्सटेंशन के बारे में। और यहाँ पर जो एक आर्टिकल था, आर्टिकल 244 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इस पार्ट के तहत जो 5th शेड्यूल है वो अप्लाई होता है स्टेट्स के अंदर अदर देन। अब यहाँ पर अदर देन की बात करते हैं तो यहाँ पर अदर देन में असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन आत्मा आप इसे कह सकते हैं या ऐसे आप याद कर सकते हैं, 80 अमैट, अब जो भी याद कर सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप इसे याद करना चाहें, ठीक है। तो इन स्टेट्स के अंदर जो अप्लाई होता है फॉर द शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज के लिए, ठीक है। तो कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। देखिए आपको एटॉमिक पावर स्टेशन दिए गए हैं, आपको स्टेट दिए गए हैं, आपको मैच करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ें नहीं है। तो देखिए कलपक्कम जो है आपका तमिलनाडु के अंदर है, कलपक्कम जो चेन्नई से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर एक डिस्टेंस है, वहाँ पर ही आपको एटॉमिक पावर स्टेशन मिलेगा। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। काकरपाड़ा आपका गुजरात के अंदर एटॉमिक पावर स्टेशन है। कोटा जो है आपका नाम से ही पता लग रहा है, कोटा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ मिलेगा, राजस्थान के अंदर मिलेगा, ठीक है। एंड कर्नाटक के अंदर एक एटॉमिक पावर स्टेशन है जिसका नाम है कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि आपका करवर जो डिस्ट्रिक्ट है, करवर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू। अब देखिए रेनबो जो है वो फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ, देखिए इसके अंदर ना कुछ फैक्ट्स जो है बेसिकली आपके वो इन्वॉल्व होते हैं। सिंपली आप एक डायग्राम से इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। ये मैंने बनाया आई थिंक ब्लैक ब्लू, ओके, ठीक है। देखिए एक रे है, सन रे है आपकी, यहाँ से आ रही है, दिस इज द सन रे, ऐसा लिख दिया मैंने, सन रे आती है, यहाँ पर आती है। तो यहाँ से क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक रे मान लीजिए थोड़ी सी बेंड होकर ये इधर चली गई, एक थोड़ी सी बेंड होकर ये इस तरीके से चली गई। यहाँ पर इस पॉइंट पर दो फिनोमेना आपके काम करेंगे, एक कहलाता है आपका रिफ्रैक्शन, दूसरा आपका डिस्पर्सन। तो ये दो फिनोमेना आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट पर काम करेंगे। मतलब ये आपका एक तरीके से रेनबो है। रेनबो की बात करें तो ये क्या है आपकी, दिस इज द वाटर बबल बेसिकली, ठीक है। वाटर का जो बबल होता है उसके अंदर ये आप फिनोमेना, हम एक बबल को पकड़ लिया हमने, उसके अंदर देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। सनरेज आई, इस पर्टिकुलर जहाँ पर लाइट जो है एंटर करेगी बबल के अंदर, उस जगह पे डिफ्रैक्शन होगा और डिस्पर्शन, ठीक है, दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद एक रे जो है इस पर्टिकुलर सरफेस पर आएगी, यहाँ से हो जाएगी इस तरीके से, और फिर एक ये इस तरीके चली जाएगी। तो इस पर्टिकुलर सरफेस पर, ठीक है, जहाँ से ये वापस चली गई घूम के इस तरीके से बेंड हो गई, यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ रिफ्लेक्शन था, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखिए ये जो है इसको, मतलब ये इधर से आ रही है तो ये सीधी जानी चाहिए, बट ये सीधी ऐसे जानी चाहिए, और ये वाली लाइन आपकी ऐसी जानी चाहिए, ध्यान से सुन रहे हैं आप, जानी चाहिए। बट यहाँ पर ये कैसे जाती है, ये आपकी आई थिंक हमें यहाँ पे ब्लैक यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। बट ये होता है, ये वाली जो लाइन है ये आपकी थोड़ा सा डेविएट होकर इस तरीके से चली जाएगी, ये वाली डेविएट हो जाएगी तो ये इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। मान लीजिए कहीं इधर भी डेविएट हो सकती है, ऐसा नहीं कि इधर कोई होंगी उधर को होंगी, कहीं भी हो सकती है, बट ये स्ट्रेट ना जाके डेविएट हो गई। जो ये डेविएटेड लाइन हो गई इस पॉइंट पर, यहाँ पर कौन सा फिनोमेना देखने को मिलता है, रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, वापस से रिफ्लेक्शन हो गया, और यहाँ पर डिस्पर्शन भी हो रहा है, यहाँ पर क्यों, कुछ रेस का आपका डिस्पर्शन भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों फिनोमेना यहाँ पे लग रहे हैं। तो इस तरीके का इस फिनोमेना की वजह से रेनबो जो है वो फॉर्म होता है, एक तरीके से कलर्ड अपीयरेंस आपको देखने को मिलती, ठीक है। अब इसके लिए एक और ऑप्शन भी आ सकता है। देखिए यहाँ पर जो टर्म्स दिए गए हैं, यहाँ पर हम बात करें तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है ऑफ लाइट थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट, दैट इज ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बट समटाइम्स ऑप्शन ऐसा हो सकता है
कि ऑप्शन में ये लिख सकता है कि आपका डिस्पर्शन हो रहा हो, डिस्पर्शन, ठीक है, और प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सॉरी दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR में लिख देता हूँ इसे शॉर्ट में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये चीज़ें, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। अगर जो ये ऑप्शन यहाँ पर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। डिस्पर्शन तो आपका अलग है, बट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों फेनोमेना आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, एक आती है क्रिटिकल एंगल की। क्रिटिकल एंगल के बारे में हो सकता है कभी पूछा जाए कि ऑफ द रेन बबल बेसिकली, या ड्रॉप, रेन ड्रॉप या रेनबो के अंदर क्या क्या रह सकता है या क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज द 48 डिग्री 48.5 डिग्री का जो ये है क्रिटिकल एंगल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ओके, तो आपको क्रोनोलॉजी पे अरेंज करना है। ये बहुत सारे गवर्नर्स हैं, 4 गवर्नर्स हैं आपके ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, तो इनको अरेंज करना है आपको। तो देखिए, हम पहले तो सबसे पहले हम हर गवर्नर के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम इनको अरेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉर्ड वारन हास्टिंग की। लॉर्ड वारन हास्टिंग, ये कह लीजिए पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। ठीक है, और ये कब बना था? ये बना था 1772 से लेके 1786 के बीच में, 1786। ठीक है, तो ये लगभग 14 साल तक रहा था गवर्नर जनरल, और इसने अबॉलिश कर दिया था। किस चीज़ को अबॉलिश किया था? आपका जो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था, जिसे आप कहते हैं डायरकी। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम डायरकी, उसे खत्म कर दिया था। और ये डायरकी इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने इस डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था। और इसके कार्यकाल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, और साथ में यहाँ पर फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो आपको देखने को मिलती है 1775 से 1782 के तहत। ठीक है, और इस वॉर के अंतर्गत जो एक ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सालाबाई। सालाबाई, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सालाबाई जो है वो 1782 के अंदर साइन होगी। जब वॉर खत्म हो रही है उसी टाइम पर कोई ट्रीटी साइन होती है। ठीक है, और इसी टाइम पर एक और वॉर होती है जिसे कहते हैं हम सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर आपको देखने को मिलेगी इन 1780 के अंदर। 1780 टू 84 तक, ये 4 साल तक लगभग लड़ाई चली थी। और यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मैंगलोर आपको साइन होती है, दैट इज इन 1804 के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी आपकी लॉर्ड वारन हास्टिंग से संबंधित अगर जो हम बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर साथ में लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो 1770 आई थिंक नहीं 1798 नॉट 70, दैट इज 1798 से लेके 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा है। ठीक है, और इसके टाइम पर जो वॉर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो लड़ी जाती है, जिसमें टीपू सुल्तान जो है वो हार जाता है। ठीक है, और वो कब हारता है? दैट इज इन 1799 के अंदर वो हार जाता है, उसकी बेसिकली यहाँ पर मौत हो जाती है। उसके बाद एक और लड़ाई होती है यहाँ पर सेकेंड मराठा वॉर बेसिकली। ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर बेसिकली जो सेकेंड वाली है, वो यहाँ पर जो है 1803 से लेकर 1805 तक में ये लड़ाई होती है। यहाँ पर इस बीच में ना 3 ट्रीटियाँ एक्चुअली साइन की जाती हैं। एक ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ देवगांव, और ट्रीटी ऑफ सिराजू, और ट्रीटी ऑफ राजगढ़। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम पर बेसिकली ये लड़ाइयाँ होती हैं और यहाँ पर ट्रीटियाँ साइन की जाती हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम बात करें अगर जो, तो कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड था दैट इज 1786 से लेके 1793 तक के बीच में ये भारत का गवर्नर जनरल रहा है। और इसने एक बेसिकली एक कहते हैं ना रिमार्केबल, या कह लीजिए कि वो एक योद्धा था बेसिकली, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्जर था उस टाइम पर। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इसको यहाँ पर बनाया गया है। और इसने फाउंडेशन रखी थी जो ICS एग्जामिनेशन हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, उसकी फाउंडेशन, मतलब उसकी शुरू तो नहीं हुआ था, बट उसने कहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे फाउंडेशन के बारे में बात करी थी। और इसके टाइम पर जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर है, वो भी 1790 से 92 तक के बीच में यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके साथ में यहाँ पर ट्रीटी साइन होती है श्रीरंगपट्टनम की, ट्रीटी ऑफ श्री रंगपट्टनम की जो ट्रीटी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। फोर्थ पर्सन है आपका लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो आपका 1848 से 1856 तक, जो आपका
57 का जो रिवॉल्ट हुआ है उससे पहले तक का ये जो गवर्नर जनरल रहा है भारत का, और ये भारत का सबसे यंगेस्ट, मतलब जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं उनमें सबसे यंगेस्ट पर्सन था ये, ठीक है। और इसके द्वारा जो लागू की गई, जैसे नीतियों के बारे में बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे हम हड़प नीति का सिद्धांत कहते हैं, जिसके तहत जो है सतारा, झांसी, इसको कब्जा कर लिया था इसने, अपने साम्राज्य के अंदर इसने मिलाया था, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सॉरी डलहौजी के द्वारा ही दिया गया था। और इसके टाइम पर सिख की जो सेकेंड वॉर ऑफ एंग्लो सिख जो था, बेसिकली एंग्लो सिख वॉर जो था, सिख वॉर, ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलती है 1848 से 49 के बीच में, ठीक है। तो जब ये गवर्नर जनरल ही बना था उसी टाइम पर ये सेकेंड वॉर चल रही थी। और इसके टाइम पर एक और वॉर होती है, दैट इज सेकेंड वॉर ऑफ बर्मीज, सेकेंड वॉर ऑफ बर्मीज, ठीक है। बर्मीज की जो वॉर है 1852 के अंदर होती है, तो सेकेंड वॉर जो है वो भी इसी के टाइम पर देखने को मिलती है। और डलहौजी ने जो शिमला है, शिमला को हेडक्वार्टर बनाया था, किसका, जो आर्मी थी इनकी, उसका परमानेंट हेडक्वार्टर बना दिया था शिमला को। और साथ में अगर जो हम डलहौजी के बारे में बात कर रहे हैं तो 1853 के अंदर इसने पहली ट्रेन मुंबई टू थाने जो चलाई थी, रेलवे की शुरुआत इसने करी थी। और साथ में टेलीग्राफ जो है, टेलीग्राफ, ठीक है, तो उसकी भी शुरुआत इसी ने करी थी इन कलकत्ता, पेशावर, बॉम्बे और मद्रास के जो एरियाज हैं वहाँ पर। और साथ में इसने PWD जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, PWD, इसकी भी शुरुआत इसी ने करी थी, डलहौजी ने। तो देखिए आज की डेट में हम जितनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वो डलहौजी की देन है, या कहा जाए, आप कह सकते हैं कि उसी के कार्यकाल में शुरू हुई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक अच्छी चीज़ें थी, जो आज भी हम अपने देश में अप्लाई करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी इन सभी लोगों से संबंधित। अब आ जाते हैं इनके टाइमिंग पर। चलिए फिर से टाइमिंग को लिख लेते हैं। टाइमिंग देखिए 1848 से 1856, ठीक। कॉर्नवालिस की बात करें हैं 1786 से लेकर 1793 तक का। वेलेस्ली है 1798 से 1805, और वारन हास्टिंग है 1772 से लेकर कब तक था हमारा, दैट इज इन 1786 तक, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड था यहाँ पर। अब इनको क्रोनोलॉजी पे आपको लगाना है, तो देखिए सबसे पहले कौन था भाई, लॉर्ड वारन हास्टिंग, दैट इज ए आएगा। अब 1786 के बाद 1986 के बाद आपका कॉर्नवालिस आता है, दैट इज सी। कॉर्नवालिस जब जाता है तो उसके बाद वेलेस्ली आता है, तो बी, और लास्ट में आपका डलहौजी आ जाता है, ACBD, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ मार्च का जो क्वेश्चन पेपर है, उसके हमने कुछ क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज किया है, उनको थोड़ा सा समझा है कि कुछ क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या और चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सो आई होप सो वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करवाएं, उनसे भी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन बढ़वाएं भैया थोड़ा थोड़ा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।